प्लेन का डिफिकल्ट करना था तो ये डाउट सपोर्ट क्या देख वेरिएबल प्लेन है, मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, सच में दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल of its intercept on the coordinate axis is constant so that the plane passes through a fixed point. तो क्वेश्चन में आता है इंटरसेप्ट की बात आ रही तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। और वेरिएबल प्लेन है x by a plus y by b plus z by c equal to बस a b c चेंज होता रहेगा है ना, प्लेन अपनी जगह चेंज करेगा तो उनका इंटरसेप्ट भी तो चेंज होगा, राइट। अब आगे क्या दिया है कि इस तरह से चेंज होता है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कौन, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, जेड इंटरसेप्ट सी। अब बोला है कि उस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल का जो एडिशन है, वह प्लेन मूव तो करता है बट इस तरह से मूव करता है कि उसका रेसिप्रोकल का मतलब इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल का एडिशन हमेशा कॉन्स्टेंट है। तो पूछा गया कि ये प्रूव करके तो कि वेरिएबल प्लेन कैसा भी मूव कर ले बट पास होगा हमेशा एक फिक्स पॉइंट। ये तो वही है, ये कांस्टेंट है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/k अपॉन a प्लस 1/k अपॉन b प्लस 1/k अपॉन c इक्वल टू 1, अगर इसको कंपेयर करूंगा तो दिस प्लेन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू 1/k कांस्टेंट है। 9 A vector n of magnitude 8 units is inclined to x-axis at 45 degree and y-axis at 60 degree. An acute angle with the z-axis. तो पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? l square plus n square plus n square equal to 1. उससे मुझे n मिल जाएगा, है ना। n क्या हो जाएगा? cos 45 1/√2. m हो जाएगा cos 60 डिग्री तो 1/2. तो n कितना देगा? 1 आएगा। cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 cos 60 1/4 n square equal to 1, n square equal to 1/4 तो n equal to 1/2। एक्यूट एंगल तो प्लस माइनस नहीं होगा तो प्लस होगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि भाई आप लोगों का मैग्नीट्यूड जो है इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर तो पता ही है ना कितना एंगल बना रहा है, 1/2 आई के प्लस 1/4 जे के प्लस 1/2 के है ना। एल एम और एन दिया हुआ आप लोग को 1/2 1/2 और 1/2 ये हो गया आप लोगों का एन वेक्टर। फिर आगे देखते हैं n if a plane passes through the point √2, -1, -1, and normal to the n vector, then find the equation with the vector form. Plane का vector form r dot n is feet अंदर ले लूंगा तो 4√2i plus 4j plus 4√2 के इक्वल टू a dot a क्या होता है? फिक्स पॉइंट, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में 1/2 है, ठीक है। 1/2 है। और a क्या दिया हुआ आपको? फिक्स पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया हुआ है? √2, -1, तो मेरा a वेक्टर जो है वो है √2i के प्लस k के। हमें क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a और n का, तो क्या होगा? 4√2 × √2 8 -4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 -4 तो ये उसका वेक्टर। पीछे -2/7 3/7 और 6/7 दिया है। मेरा तो जो प्लस वाला है उनमें माइनस साइन आ रहा था और जो माइनस वाला है उसमें प्लस साइन आ रहा था। लोगों को n दिया हुआ है 2 -3 और -6। मेरा भी -3 अरे तुमने फोटो किया था वो यहाँ पे इस साइड ले जाके साइन की 5 को उस तरफ ले जाके -5 करना पड़ेगा।
आर डॉट ए इक्वल टू ए डॉट एन होता है ना, तो पहले तो फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, तो ए डॉट एन आपका राइट साइड में होता है, तो प्लस का उस तरफ गया होगा तो -5 हुआ होगा, और फिर वो माइनस की तरफ लेके उनका साइन चेंज किया। If from a point P of ABC perpendicular PA and PB are drawn to the YZ and ZX, then find the vector equation of the plane OAB. P point क्या दिया हुआ है? ABC। P point क्या गिवन है आपको? ABC। अच्छा, इस ABC से अगर आप YZ प्लेन पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा? 0, B, और एक्जेक्ट प्लेन पे जब पर्टिकुलर ड्रॉ करोगे तो A, 0, C। जेड प्लेन पे जब पर्टिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आप लोगों का A, 0, C। अब आपको एक प्लेन बनाना है या प्लेन चाहिए, जो आपको बोला गया कि कौन सा प्लेन फाइंड करना आप लोगों को, तो क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन OAB। प्लेन OAB, तो आप लोगों को OAB से पास होने वाले प्लेन के इक्वेशन फाइंड करना है। मुझे प्लेन के 3 पॉइंट पता है। कौन से 3 पॉइंट पता है? एक 0, 0, एक 0, B, C, एक A, 0, ठीक है। तो अगर मेरा फिक्स पॉइंट है, तो अगर फिक्स पॉइंट है तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? प्लेन का A into x minus 0 plus B into y minus 0 plus C into z minus 0। कैपिटल ABC नाम दे देते हैं, स्मॉल ABC यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपको फिर क्या ढूंढना है? कैपिटल ABC। तो ये जो दोनों पॉइंट A B इसको सेटिस्फाई करेगा। या तो आप एक काम कर सकते हो, इसको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके या तो फिर वो नहीं करना, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होगा। ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो A into 0 plus B into B plus कैपिटल C into C equal to 0। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तो A into A plus B into 0 plus C into C equal to 0। तो कैपिटल A upon BC minus 0 minus B upon 0 minus AC और कैपिटल C upon 0 minus AB, सही है, इक्वल टू K। तो कैपिटल A क्या हो जाएगा आपका? BC के, कैपिटल B क्या होगा? AC के, कैपिटल C क्या होगा? माइनस AB के। और अगर यहाँ पर रखोगे तो K कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? BCX प्लस ACY माइनस ABZ इक्वल टू 0, माइनस ABZ इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? R डॉट BCI के प्लस ACJ के माइनस ABK के इक्वल टू 0। 15 Here find the equation of plane passing through the point 3, 4, 2 and 7, 0, 6 and is perpendicular to the plane 50। तो 3 ये वाला R वेक्टर इज इक्वल टू S माइनस 2T इंटू I वेक्टर प्लस 3 माइनस T इंटू J वेक्टर प्लस 2S प्लस T इंटू K वेक्टर। अब इसमें S और T जो होंगे वो स्केलर क्वांटिटी है। इसको अगर आप देखोगे, एक तो आप लोगों को एक 3J क्यूब दिखेगा जिसमें ST नहीं है, मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको ये 3J क्यूब हुआ, S वाले टर्म को साथ में लो। S कहाँ दिख रहा है आपको? S इंटू I क्यूब और S 2S इंटू K क्यूब। अब T वाले को साथ में लो, माइनस 2I क्यूब माइनस J क्यूब प्लस J क्यूब। ये फॉर्म का मतलब क्या हुआ? लास्ट क्लास में समझाएंगे। एक इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक प्लेन है जिसके अंदर एक फिक्स पॉइंट है 0,3,0 नाम पर, उसी प्लेन के अंदर दो वेक्टर है I के प्लस 2K के, तभी तो
उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया। तो a इंटू x माइनस 0 प्लस b इंटू y माइनस 3 प्लस d इंटू z माइनस 0 इक्वल 0। अब आपको क्या चाहिए? ABC के लिए क्या कर लोगे? या तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा, या तो फिर इनका डायरेक्शन रेशियो ABC, इनका डायरेक्शन रेशियो 1 0 और 2 है, तो उनका प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको ABC मिल जाएगा। ABC को पुट कर लें। इक्वेशन बनी उसके बाद इसका ABC क्या है? इसका नॉर्मल लिंक कुछ होता ही नहीं, इसका नॉर्मल कलर, नॉर्मल इनके साथ परपेंडिकुलर है ना, तो प्रोडक्ट का सम 0 होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो ABC, इसका डायरेक्शन से 1 0 2, तो दोनों के सब वही परपेंडिकुलर। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द, दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग से प्लेन पास हो रहा है, मतलब कौन सा फॉर्म? फैमिली प्लेन। तो फैमिली प्लेन से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 प्लस a इंटू x माइनस y प्लस z प्लस 1 इक्वल 0। अब ये जो प्लेन है वो एक दूसरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल 0। तो जो प्लेन परपेंडिकुलर तो कौन परपेंडिकुलर होगा? उनके नॉर्मल। अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा तो उनका प्रोडक्ट का सम ठीक होगा। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो x का कोएफिशिएंट 1 प्लस k, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 प्लस j, और जो जिसके साथ परपेंडिकुलर है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 सॉरी 2 प्लस। फिर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस 3 माइनस k, और वहां पर जिसके साथ परपेंडिकुलर है वहां पर है y का कोएफिशिएंट प्लस 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 1 प्लस k, और वहां पर क्या है? माइनस 3। तो इसका प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू है परपेंडिकुलर से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 0। Find the Cartesian as well as vector equation of the plane so the intersection of the, वापस वही बात आई कि दो प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट करो उस लाइन को कंटेन करता हुआ प्लेन, तो वापस फैमिलियर प्लेन। तो अगर उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो पहला जो प्लेन है उसको क्या लिखोगे? प्लस 6y प्लस 12 प्लस k इंटू 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। k ढूंढना है, और k ढूंढने के लिए क्या देखिए, इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट है। इसको पहले अगर आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो x के साथ आ जाएगा 2 प्लस 3k, y के साथ आ जाएगा 6 माइनस k प्लस 4kz प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ओरिजिन से लेके पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला के हिसाब से 0,0,0 रख दोगे इसके अंदर, तो ये 0 से क्या बचेगा? 12 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको 1 दिया हुआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो, तो k की वैल्यू मिलेगी। रेडी? 23rd 24th दोनों ही होगा, 25 भी होगा। फिर चेक करोगे तो आपको बाकी जरूर मिला देगा। तो कहता है कि हमें वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए बी एंड सी सो दैट द लोकस, सीधी में भी लोकस की बात होगी, और हमें पता है कि लोकस मतलब क्या है? ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है?
कंडीशन को समझोगे तो भाई यहाँ पर वेरिएबल प्लेन है, वेरिएबल प्लेन में कोई फिक्स प्लेन नहीं है, बट वो प्लेन ऐसा है कि भाई वो घूमता तो रहता है, कभी यहाँ हुआ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद यहाँ चला जाए, बट वो मूव इस तरह से करता है कि उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रिपीट रहता है। तो अगर कोई प्लेन है जो तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ऐसे सोना आपने तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? इंटरसेक्ट फॉर्म। इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1। अब लोकस किसका ढूंढना है? लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ABC का सेंट्रोइड ABC मतलब ये पॉइंट a, 0,0, ये पॉइंट 0, B, 0, ये पॉइंट 0,0, C। उसका सेंट्रोइड क्या होगा? और ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? 3p। ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? 3p। तो अगर ओरिजिन से अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 3p रहेगा तो फिर आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाओगे। ये मूवेबल प्लेन है बट इस तरह से मूव करते हैं कि उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 3p रहता है। उसी कंडीशन का लोकस ढूंढना है। तो 0,0,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो 0, 0, 0 रख दोगे, 1 इस तरफ आएगा तो -1 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/9b स्क्वायर। जो कंडीशन दिया तो उसको जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पहुंचा। अब मैं लोकस किसका ढूंढ रहा हूँ? सेंट्रोइड मूवेबल पॉइंट है या फिक्स है? ये भी सेंट्रोइड होगा कि बहुत सारे सेंट्रोइड होगा? बहुत सारे सेंट्रोइड मूवेबल पॉइंट है। मूवेबल पॉइंट हम हमेशा कैसे एक्सप्रेस करते हैं? x y z से। एक तरह से ये g जो है मेरा x y z है, तो अगर इक्वेट करूंगा तो व्हाट इज a/3 x, व्हाट इज a 3 है, यहाँ रख लेता हूँ। d/3 y है तो b कितना? 3/2 कर लेता हूँ तो 9/2। c/3 अगर z है तो c क्या हो जाएगा? 1/3z तो 9z² इक्वल टू 1/9। क्या कैंसिल हो जाएगा सब जगह? ऊपर ले जाओगे तो x⁻² प्लस y⁻² प्लस z⁻² इक्वल टू p⁻² जो प्रूव करना है। और उसके नीचे आप देखोगे तो सेम जैसा ही है बट टेट्राहेड्रॉन की बात हो रही है। टेट्राहेड्रॉन मतलब कितने वर्टाइसेस? 4। टेट्रा मतलब 4 ट्रायंगल, तो वर्टाइसेस कितने? 4। तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा? चारों का एडिशन डिवाइड बाय 4। तो इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट तो ही होंगे, एक कोऑर्डिनेट ये खुद 0,0,0। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? a/3 b/3 c/3 और a/4 b/4 ये जो डिस्टेंस 3p था उसका पर डिस्टेंस p दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है? p दिया है ना उसके। तो p दिया तो 3p से अपना p यूज करोगे तो बड़े जगह पे स्क्वायर करोगे, क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² और 1/b। 3p था उसके ऊपर p है, ये आपका x है। तो a कितना? 4x, 4x रखूंगा तो 1/16² 1/16 y² 1/16 z² इक्वल टू 1/16। This one 28. Find the angle between the lines. कौन सा फॉर्म दिया है? निकाला आपने तीनों का 1b1 c1। क्या था अनसिमेट्रिक फॉर्म का कंसेप्ट? कि भाई जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनता है। इस लाइन को लिखने का मेथड p1 इक्वल टू 0 इक्वल टू p2। ये क्या दिया आपको? 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। ये प्लेन क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। तो मुझे ये लाइन चाहिए, मतलब लाइन भी नहीं चाहिए, लाइन का डायरेक्शन इस तरह से एंगल फाइंड करते हैं। ये लाइन इनके नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगा, इनके नॉर्मल के साथ भी, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन इस
1 माइनस 2 1 और इसका ले लेते हैं ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 a1 b1 c1 और यहाँ का डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 to 1 माइनस 2 इसका a1 b1 c1 ये क्या होगा a1 प्लस 2b1 माइनस 2 c1 इक्वल टू 0 इसका a1 b1 c1 निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट या है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a1 b1 c1 आ गया और वैसे ही दूसरा भी दिया हुआ है कार्टेशियन सॉरी अनसिमेट्रिक फॉर्म में उसमें रिलेशन क्या बनेगा a2 plus 2b2 plus c2 equal to 0 and 3a2 plus 9b2 plus 5b2 equal to 0 वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a2 b2 c2 आ जाएगा a1 b1 c1 है a2 b2 c2 है तो दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला 26 find the distance between the parallel plane अच्छा parallel plane मेरा से जैसे 2D में कैसे होता है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस c2 माइनस c1 अपॉन दो पैरेलल लाइन के बीच में से किसका डिस्टेंस होता है कांस्टेंट का a1 है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं mod of c1 minus c2 upon root of s square plus c square अब अगर दो पैरेलल प्लेन होंगे तो उनका डायरेक्ट प्लेन पैरेलल है मतलब उसका नॉर्मल पैरेलल है और नॉर्मल पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो ए प्रोपोर्शनल में होगा इसका मतलब ये है कि दो पैरेलल प्लेन है तो दोनों के बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि नॉर्मल भी पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो तो सेमी प्रोपोर्शनल में होगा तो अगर इसका इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 है तो इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि abc को सेम होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है तो फिर इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला mod ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c ये कब यूज करोगे पैरेलल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करना बट उसके लिए ध्यान रखना जैसे ये 26 है तो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे और एक में 2x माइनस y 2z के एक में 4x माइनस 2y और 2z किया तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दूसरे को 2 से डिवाइड कर लो फिर उसके बाद 34 उसमें भी 34 में भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन तो वापस फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट लगाते हैं के फाइंड करने के लिए क्या दिया उस पे फोकस करते हैं क्वेश्चन 4x माइनस y प्लस z माइनस 10 प्लस k टाइम्स x प्लस y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0 ये आपका आंसर है बस ये ढूंढना पड़ेगा उसके लिए क्या दिया हुआ है ये जो प्लेन है वो किसको पैरेलल है पैरेलल टू द लाइन ये जो प्लेन हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये जो प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करता हुआ तीसरा प्लेन जो हम फाइंड कर रहे हैं this plane is parallel to the line whose direction ratio is given 2:1 तो अगर ये प्लेन के साथ अगर ये लाइन पैरेलल है तो इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जीरो का इसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1 का डायरेक्शन रेशियो ये का है 4 प्लस k माइनस 1 और 1 माइनस x का क्वेश्चन y का क्वेश्चन z का क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट का सम 0 के निकल जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ फिर जो प्लेन है उसका फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछा है कहाँ से 1,1 से फिर तो फॉर्मूला है डायरेक्टली पर्टिकुलर डिस्टेंस बता दें प्लेन और लाइन के बीच में अंदर की तरफ साइन थीटा बना
ये तो साइन थीटा लगा है तो कोस थीटा लगाओगे तो फिर 90 में से माइनस कर दोगे। कोई डाउट? ये बाकी सारे 35 में हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ऊपर डिटरमिनेंट है बस उससे ही दिखा देना बाकी तो नॉर्मली कंटेनिंग so that the lines are coplanar the shortest distance 0 prove कर दो। also find the plane containing these two lines तो मतलब उसमें अब डिटरमिनेंट से कर लो जो फर्स्ट जो लाइन होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x - x1 y - y1 z 39 start out here क्या दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1 तो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है और जिसके साथ परपेंडिकुलर वो लाइन भी दिया हुआ है तो जिसके साथ परपेंडिकुलर उस लाइन कहां से पास हो रहा है तो आपको उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा क्या होगा 1, प्लेन जो 1, और 2, 1 से पास हो रहा है जिसके साथ परपेंडिकुलर है उसके ऊपर के दो पॉइंट पता है 1, 2 and 2, 3, 5 तो ये लाइन इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल और अगर ये प्लेन अगर परपेंडिकुलर है सॉरी ये दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ तो ये दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ क्या होता है इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 1, इसका 1 -1 3 तो फिर इसका क्या होगा k -k 3 तो डायरेक्शन रेशियो है फिक्स पॉइंट है तो k into x minus 1 minus k into y minus 2 plus 3k into z minus 1 equal to 0 ये कॉमन इक्वेशन कर दो ब्रैकेट ओपन कर लो ये हमको प्लेन का इक्वेशन आ गया। फिर क्या पूछा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 0, 3 फ्रॉम द अबव फाउंड प्लेन मतलब आपका 4, 0, 3 से फुट ढूंढना है ये प्लेन जो मिलेगा ना तो 4, 0, 3 से फुट मिलना है। अगर सब्जेक्ट में पूछा जाए तो सब्जेक्ट में पूछेंगे नहीं क्योंकि प्लेन नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो मैंने आपको शॉर्टकट दे रखा है क्या था शॉर्टकट x - x1 ये वाला और अगर फिर भी अगर मैं भूल जाता शॉर्टकट तो अगर सब्जेक्टिव से फाइंड भी करना हो तो आपके पास प्लेन आ गया आपको फुट ढूंढना है कहां से 4, 0, 3 से ठीक है तो क्या करेंगे आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए पहले लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढोगे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता ही हमें मतलब नॉर्मल इसके साथ फुट बनाने के लिए तो 90 डिग्री बनाना पड़ता होगा तो नॉर्मल के साथ ये पैरेलल हो जाता होगा इसका डायरेक्शन रेशियो पता है a - k 3 इसका भी वही हो जाएगा तो x - 4 by k y - 0y minus k z - 3 by 3 के कट फिर इक्वल टू क्या करते थे r तो क्या हो जाएगा r + 4 minus r 3r + 3 ये मूवेबल पॉइंट है ये मूव करता रहता है कभी घूमते घूमते यहाँ आएगा और जब यहाँ आएगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करता r मिल जाएगा r मूव करेगा और फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी फाइंड करने को बोलना है।
तो ये दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के बाद तय करेगी थी हमारी, इसको ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। और एक छोटा सा सेंटेंस और है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल नाम में ही रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब कि ये अगर मेरा एक वेक्टर तो उसका रेसिप्रोकल वेक्टर कौन सा होगा? जैसा कोई वेक्टर फिर इसका प्रोडक्ट कर तो 1 हो जाता है। तो एक 5 का रेसिप्रोकल कितना? 1/5। तो 5 into 1/5 कितना? 1। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? ऐसा कोई एक वेक्टर और ढूंढना है जिसके साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरा आंसर कितना हो जाए? 1। डॉट प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा? ABC अगर आपके नॉन जीरो वेक्टर्स है, ABC या नॉन जीरो वेक्टर्स, और अगर A dash, B dash and C dash आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स, तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? एक प्लेन पे अगर 3 वेक्टर लाई कर रहे हैं A, B and C, मुझे उनके रेसिप्रोकल वेक्टर चाहिए, तो मेरी कंडीशन क्या होगी? A into A dash, A dot A dash 1 आना चाहिए, B dot B dash 1 आना चाहिए, C dot C dash 1 आना चाहिए। तो A dash, B dash, C dash को क्या बोलेंगे? उस ABC वेक्टर्स के रेसिप्रोकल वेक्टर। तो वो A dash ढूंढे कैसे? तो A dash कैसे मिलेगा? A dot A dash 1 आना चाहिए। A dash एक वेक्टर है और एक ही प्लेन में 3 वेक्टर लाई करे, कौन कौन से? A, B and C। तो A dash जो होगा, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो क्या होगा? B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC या बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। अब A के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, A dot A dash, A dot A dash, A dash ये है। What is A dot B cross? A dot A dash अगर मेरा B cross C by ABC का बॉक्स प्रोडक्ट है, तो what is A dot B cross C? ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। A dot B cross C क्या होता है? ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। और नीचे भी क्या है? ABC का बॉक्स प्रोडक्ट, तो कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का जैसे एक अगर मुझे अगर रेसिप्रोकल वेक्टर फाइंड करना है, एड्रेस क्या हो जाएगा? B क्रॉस C अपॉन ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। वैसे B का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा? अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर ये भी समझ में आएगा। B का रेसिप्रोकल वेक्टर B क्रॉस A, ध्यान देना पड़ेगा, ऑर्डर से देना हो जाए। क्या होगा? C क्रॉस A डिवाइडेड बाई ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। अगर B के साथ अगर B डैश का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? BCA का बॉक्स प्रोडक्ट है ना, B डॉट C क्रॉस A डिवाइडेड बाई ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। तो B डॉट C क्रॉस A मतलब क्या बनेगा? जैसे यहाँ पर से ABC बन गया था, BCA तो BCA भी ABC होगा क्योंकि सेम ऑर्डर है ना। ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि A B C, जरा कोई भी ऑर्डर में चालू करो, ABC चालू करोगे BCA चालू करो, बात एक ही है। तो BCA भी ABC है तो वो भी कैंसिल होकर आंसर 1 हो जाएगा। तो A का रेसिप्रोकल वेक्टर हुआ B क्रॉस C अपॉन ABC का बॉक्स प्रोडक्ट, B का रेसिप्रोकल वेक्टर हुआ C क्रॉस C अपॉन ABC का बॉक्स प्रोडक्ट, और फिर C का रेसिप्रोकल क्या होता होगा? A क्रॉस B अपॉन ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। तो सीडेंट हो जाएगा आप लोगों का A क्रॉस B अपॉन ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को किसी भी प्लेन के 3 वेक्टर दे दो, किसी भी एक वेक्टर का अगर रेसिप्रोकल वेक्टर फाइंड करना है, और अगर ABC अगर कोप्लेनर तो उनके रेसिप्रोकल भी तो कोप्लेनर ही होंगे, उसी प्लेन पे लाई करते होंगे। तो ABC अगर कोप्लेनर है तो उनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे।
बताया था कभी अगर ऐसा है a डॉट a डैश प्लस b डॉट b डैश प्लस c डॉट c डैश कितना, तो आंसर 3 है ना। a डॉट a डैश 1 होता है, b डॉट b डैश 1 होता है, c डॉट c डैश 1 होता है, तीनों का एडिशन 3। अगर a क्रॉस a डैश पूछे तो 0 कैसे, a क्रॉस a डैश पूछा मैंने, ये हो गया आप लोगों का मेन कैरेक्टर फाइंड कैसे करते हो। इसके अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो पूछे कि a डॉट a डैश प्लस b डॉट b डैश प्लस c डॉट c डैश कितना होगा, क्या आंसर देंगे 3। क्योंकि रेसिप्रोकल वेक्टर से a डॉट a डैश 1 होगा, b डॉट b डैश भी 1 होगा, c डॉट c डैश भी 1 होगा। व्हाट इज abc का बॉक्स प्रोडक्ट और a डैश b डैश c डैश का बॉक्स प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट और ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स प्रोडक्ट। अच्छा ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स प्रोडक्ट क्या ढूंढते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स प्रोडक्ट, ए डैश क्या है हमारा बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, और ये आपका फर्स्ट रो है डिटरमिनेंट का। फिर बी डैश सी क्रॉस ए अपॉन एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, ये दूसरा रो है। तीसरा रो ए क्रॉस बी अपॉन एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, ये आपका डिटरमिनेंट का तीसरा रो है। पहले रो में से ये कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। दूसरे रो में से ये कॉमन है, कांस्टेंट है, मतलब कॉमन आ जाएगा। एक साथ तीनों को ले सकते हैं, एक के बाद एक लेना पड़ेगा। तीनों को एक साथ ले सकता हूँ बाहर, डिटरमिनेंट को एक साथ निकलता है बाहर, नहीं निकलता है। तो तीनों रो के लिए अलग अलग निकलेगा, तो बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का क्यू, क्या बचेगा अंदर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में याद करवाया हुआ है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट दो ही तो प्रॉपर्टी याद करवाई थी, एक ये और एक ये प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट, इसका बॉक्स प्रोडक्ट था ट्वाइस ऑफ एबीसी, और इसका बॉक्स प्रोडक्ट था एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब है। क्या हो जाएगा 1 अपॉन एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। ये दोनों याद रखना इसलिए बोला था, अगर प्लस आए तो ट्वाइस ऑफ एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा, और अगर क्रॉस आएगा तो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश सी डैश क्या आ गया आपके पास। अगर आपको ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट दिया हो तो ए डैश बी डैश सी डैश ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका रेसिप्रोकल कर लेना डायरेक्टली, राइट। तो फिर अगर दोनों उसके रेसिप्रोकल है तो इसका आंसर और इसका आंसर का प्रोडक्ट कितना होगा 1। ठीक है। और थर्ड जो मैंने आपको पूछा ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश क्या होगा। ए क्रॉस ए डैश बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश की वैल्यू, ए क्रॉस ए डैश, ए का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये तो कांस्टेंट है, इसको पहले लेना देना नहीं है। तीनों में से 1 अपॉन एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट तो कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी।
राइट? क्या यूज करोगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करोगे यहाँ पर तो क्या होगा? वेक्टर A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C प्लस B डॉट A इंटू C माइनस B डॉट C इंटू A प्लस C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू B। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले करिए। अब यहाँ पर पहला टर्म है A डॉट C इंटू B और यहाँ पर है C डॉट A इंटू B। A डॉट C और C डॉट A में क्या फर्क होता है? सेम होता है, तो फिर ये प्लस में ये माइनस में कट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस A डॉट B इंटू C, यहाँ पर प्लस B डॉट A इंटू C कैंसिल। यहाँ पर माइनस B डॉट C इंटू A, यहाँ पर C डॉट B इंटू A, ये भी कैंसिल। आंसर इज जीरो। इंडिविजुअली कुछ नहीं होता, पर जब तीनों को साथ में लेते हो तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली जीरो हो रहा है, वो इंडिविजुअली कुछ नहीं हो रहा है, वो A क्रॉस B क्रॉस C कुछ नहीं होगा, बट अगर तीनों को साथ में ले रहे हैं तो सब कुछ उसके साथ एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स की जब बात आएगी तो उसको यूज करो। एक छोटा सा टॉपिक जो बाकी का रेसिप्रोकल वेक्टर शुरू में करवा दिए, इतना आप लोगों को वेक्टर सिटी मार्कर जितना मैं क्लास में डिस्कस किया तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बहुत कभी डिफिकल्ट दे दे भाई कुछ इस टाइप के रोटेशन वाले की बात अलग है, नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बार जो आप लोगों का मंडे टेस्ट होगा ये आप लोगों का रिव्यू टेस्ट होगा। मतलब अभी तक जो भी 3 टेस्ट है उसका कंबाइन करके पूरा सिलेबस आएगा। अभी तक मैथ्स में क्या क्या टेस्ट में हो चुका है आप लोगों का, पूरा कोऑर्डिनेट हो गया है और अलजेब्रा में शायद कॉम्प्लेक्स बाकी है कि वो भी आ गया और आ चुका है ना, सीक्वेंसेस आ चुका है, बाइनोमियल आ चुका है, पीएनसी आ चुका है, प्रोबेबिलिटी आ चुका है, स्टैटिस्टिक्स आ गया और वॉक कैलकुलस का एलसीडी आ गया। इसमें एलसीडी तो आप सब लोग आता ही होगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं, चला हुआ है। लेकिन हमने काफी सारी प्रैक्टिस किया था उसमें। पीएनसी प्रोबेबिलिटी अभी हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ फॉर्मूला याद करने 3-4 है ना। बाइनोमियल थ्योरम भी हो ही जाता है। बाइनोमियल थ्योरम में किसी क्रॉल मार्केट स्पेसिफिकली कोई सारी प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनसे NC0 plus NC1 up to the NCN का आंसर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट और वो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन। इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा,
या किसी का कोएफिशिएंट फाइंड करना हो तो वो सारे क्वेश्चन। उसमें स्पेसिफिकली और नेगेटिव इंडेक्स वाले पे ध्यान देना। क्या होता है नेगेटिव इंडेक्स का जनरल टर्म? मॉड n प्लस r माइनस 1 मॉड n माइनस टू x रेज़ टू r। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट आप लोग अच्छे से कर लेना। ये स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। हाँ, क्वेश्चन थोड़े लेंथी आते हैं उसके, बट बहुत कंसेप्ट नहीं है उसमें। मेनली जो 6 फॉर्म होते हैं आपके लाइन के, जनरल फॉर्म है ना, पूरे का लाइन में देखोगे तो क्या क्या है पूरे लाइन के दबा से। तो बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता है कि भाई 4 पॉइंट होते हैं, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कमसेंटर, इंसेंटर, right? Ortho center is intersecting point of all the multitudes. Center is angle bisector, intersecting point of all the angles. इसकी डायरेक्टली फॉर्मूला होती है ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c। और एंगल बाइसेक्टर किसका लोकस है? सेम परपेंडिकुलर p1 equal to p2। एंगल बाइसेक्टर बना कैसे? ये तो काम है उसका एंगल बाइसेक्टर, पर बना कैसे था? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा है तो लोकस है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बना था भाई? ये लाइन आपका L1 और L2 है, तो मुझे इस प्लेन पे ऐसे पॉइंट मिले कि जब मैंने L1 से उसका डिस्टेंस निकाला और L2 से उसका डिस्टेंस निकाला तो सेम आया। तो फिर एक पॉइंट मिला तो फिर दूसरे भी पॉइंट फाइंड करना चाहते तो बहुत सारे पॉइंट दिखे फिर तो फिर एक पॉइंट ये खुद है क्योंकि इसका दोनों से डिस्टेंस 0 0 है, तो आपको तो डिस्टेंस सेम चाहिए था। तो ये सारे पॉइंट को जब ज्वाइन किया गया तो एक लाइन मिला और फिर वो लाइन का काम देखा गया तो पता चला एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फिर इसका नाम दिया गया एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पूछे कि एंगल बाइसेक्टर किसका लोकस है, तो क्या बोलूंगा? मूवेबल पॉइंट से लेके दोनों फिक्स लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो अगर आपको एंगल बाइसेक्टर जब भी फाइंड करोगे तो हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं हमेशा? p1 equal to p2। और पर्टिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते? वही मॉड वाली फॉर्मूला। और मॉड जब हटाते हैं तो दो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। दो एंगल बाइसेक्टर क्यों मिलते हैं? क्योंकि कोई भी दो लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं, इसलिए दो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। एक मिलता तो टेंशन होता है क्योंकि दो लाइन के बीच में अगर 60 डिग्री बन रहा है तो 120 भी तो बन ही रहा है, इसलिए दो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। दोनों एंगल बाइसेक्टर सही मतलब सही है कि गलत है कैसे पता चलता है? एंगल बाइसेक्टर फाइंड किया, मुझे वेरीफाई करना है कि मैंने इतनी मेहनत की और सही मेहनत है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है क्योंकि जो 60 डिग्री वाले को डिवाइड करेगा 30-30 में डिवाइड करेगा। तो दूसरा एंगल क्या बना था? 120 को 60 में डिवाइड करेगा 60 + 30। एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ध्यान में रखिए। बाकी पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूलाज एक मिनट आपको फुट इमेज वो सबके शॉर्टकट से आपके पास पैरामेट्रिक पॉइंट कौन सा होता है? पैरामेट्रिक पॉइंट x minus x1 by cos theta equal to y minus y by sin theta equal to plus minus r। स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कम ही कंसेप्ट है, राइट? वो ध्यान में रख लेंगे। होमोजेनाइजेशन ध्यान में रख लेंगे। फिर जो 4 कोनिक सेक्शन के पार्ट है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उसमें प्रॉपर्टीज काफी सारी है, बट एटलीस्ट वो सारी आप देखोगे तो सब में बहुत प्रॉपर्टीज काफी सारी है, बट काफी सारी प्रॉपर्टीज तो सेम ही तरीके से काम करता है। जैसे अगर आप सर्कल देखोगे तो पूरे सर्कल में मैं आपको पूरा सर्कल 10 मिनट में रिवाइज करवा सकता हूँ। पूरे सर्कल में होता क्या है? सर्कल का लोकस से चालू करते हैं हम लोग। सर्कल किसका लोकस है? तो दो लोकस की प्रॉपर्टीज होती है। एक वो लोकस कि जहां पर फिक्स पॉइंट से लेके मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। फिक्स पॉइंट से लेके मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। उससे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, x minus h square plus y minus k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। फिक्स पॉइंट कौन है? h और c। x और y क्या है? मूवेबल पॉइंट। इसका डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल है? r के बराबर। ये हुआ है ना। h के फिक्स पॉइंट है, इस पे आप लोग ऐसे सारे पॉइंट फाइंड कर लो जिसका डिस्टेंस h को k से हमेशा सेम हो। डिस्टेंस को आपने r नाम दे दिया है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बना। इसको सोल्व किया तो आपको जनरल फॉर्म मिला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसका सेंटर
माइनस ए को माइनस ए फॉर रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए। फिर तीसरा मिला मुझे डायमेट्रिक फॉर्म कि अगर मेरे पास डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट थे तो डायमीटर को लेके मुझे क्या पता है, डायमीटर को लेके मुझे ये पता है कि सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री बनाने वाले सारे पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे जो कर्व मिला वो क्या मिला, सर्कल। और ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट, तो वहां से उसका डायमेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0। तो कभी भी अगर मुझे डायमीटर या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो तो क्या यूज करना चाहिए, डायमेट्रिक फॉर्म, राइट। फिर ये जो डायमीटर हमने बनाया उस डायमीटर को लेके सर्कल को लेके अगर सर्कल अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे कट किया तो इसको क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट इसका लेंथ 2 रूट ऑफ y माइनस c इसका लेंथ 2 रूट ऑफ x। कोई मुझे पूछे कि कोई भी सर्कल x एक्सिस को टच करेगा उसकी कंडीशन क्या होगी, तो मैं बोलूंगा g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0। कोई भी सर्कल x एक्सिस को कब कट ही नहीं करता होगा तो बोलूंगा जब g स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, क्योंकि g स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव में है तो रूट के अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कि उसका इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा है। इंटरसेप्ट कब नहीं बनेगा, जब वो कट ही नहीं करता होगा, राइट। फिर अगर यही सर्कल अगर x एक्सिस को टच कर रहा है और इसका सेंटर अगर h k है तो इसकी तरफ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा k सही है। वही सर्कल अगर आप लोगों का y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस होगा, और अगर दोनों पर टच कर रहा है तो सब कुछ है a और r सब कुछ सेम हो जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट 2 सर्कल, तो 5 पॉसिबिलिटी, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट नहीं करने पर भी 2 पॉसिबिलिटी, फिर टच करते हो तो उसमें एक्सटर्नली टच करते हो इंटरनली टच करते हो, लास्ट वाली पॉसिबिलिटी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। इसमें तो कौन सी पोजीशन हो कैसे पता चलेगा, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा और उनको कंपेयर करूंगा किसके साथ, r1 प्लस r2 के साथ, या तो r1 माइनस r2। इस केस में c1 c2 क्या होगा, ग्रेटर देन r1। इस केस में c1 c2 क्या होगा, r1 माइनस r2। इसमें c1 c2 क्या होगा, इक्वल टू r1 प्लस r2। इसी कंसेप्ट पे लास्ट वाला 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 2 चीजें पूछी गई थी। ऐसा पूछा था, एक दिन ध्यान नहीं पड़ा, ऐसा पूछा कि एक सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं जिसका रेडियस 3 यूनिट है, जिसका रेडियस 3 यूनिट है। और एक सर्कल दिया था जो बोला गया था कि इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और उसका सेंटर 1,2 था, उसका सेंटर 1,2 था। तो मतलब पहले तो जब ये दिया गया है कि सर्कल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो पहले ये कंसेप्ट h इक्वल टू k इक्वल टू r, राइट। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका सेंटर क्या ले लूंगा, -3 और रेडियस 3। ये बोला था एक सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसका सेंटर को दिया हुआ था 1,2। तो कौन सी प्रॉपर्टी, c1 c2 के बीच का डिस्टेंस r1 प्लस r2, ये डिस्टेंस 3 दिया, तो पहले तो मुझे इसका रेडियस मिल जाएगा, राइट। हाँ, फिर ये था कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं अल्फा कोमा बीटा पे टच कर रहे हैं, कहाँ पर टच कर रहे हैं, और फिर लास्ट में बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर ढूंढने को बोला था, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर ढूंढने को बोला था। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली c1 c2 इक्वल टू c1 c2 इक्वल टू r1 प्लस r2। तो आपको क्या क्या पता है इसमें, c1 c2 पता है, r1 पता है, क्या मिल जाएगा, तो r2 मिल गया। तो आपको ये जो पॉइंट है वो c1 c2 को कौन से रेशियो में डिवाइड करो पता चल गया, तो सेक्शन 4 प्लस अल्फा बीटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर और ये पोजीशन जानने से और क्या फायदा, ये पोजीशन जानने से दूसरा ये फायदा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे वो पता चल जाता है। अगर ये पोजीशन है तो कितने कॉमन टेंजेंट हो,
ये वाले पे 2 4, इस वाले पे 1 भी नहीं, इस वाले पे 2 नहीं 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर जो 4 कॉमन टेंजेंट उसकी भी प्रॉपर्टी है, वो क्या थी? ये जो 4 बनते हैं उसके ऊपर के जो 2 बनते हैं ऊपर और नीचे उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो इंक्लाइंड बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ए ये बी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ, जिसकी फॉर्मूला रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। टी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। और यहाँ पर अगर आप लोगों को ये ए और ये बी, यहाँ पर ए बी का लेंथ होता है रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसमें डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टी, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2 और ये P, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं। और PC1 अपॉन PC2 इज ऑलवेज इक्वल टू R1 बाय R2, क्योंकि यहाँ पर 2 सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं। ये 90, ये कॉमन एंगल, ये एंगल सेम है दोनों में, तो तीसरा एंगल भी तो सेम होगा। तो ट्रायंगल PAC1 और PDC2 सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का होगा। फिर ये पता चला PC1 बाय PC2 इक्वल R1 बाय R2। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो B पॉइंट है दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो C1 C2 के लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे यूज करोगे? आपको सिर्फ क्या दिया होगा? इन दोनों सर्कल के इक्वेशन दे देंगे, फिर बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के दो। ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टेंजेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर दोनों सर्कल दिया मतलब C1 C2 पता होगा, R1 R2 भी पता होगा, एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला लगाएंगे। और वही से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में जब आप यूज करते हो तो C1 C2 और P ये भी कोलिनियर होता है। बट यहाँ पर भी देखो बता, आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, ये 90, ये 90, ये ऑपोजिट है थीटा थीटा, तो 2 एंगल सेम है तो तीसरा भी सिमिलर ट्रायंगल के साथ यहाँ पर भी यही रिलेशन बनेगा। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर जो P होगा वो C1 C2 के लाइन सेगमेंट को डिवाइड तो करता है R1 बाय R2 के रेशियो, बट इंटरनली डिवाइड करता है। तो फिर यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ क्या है? एकदम होता है हार्मोनिक कंजुगेट। वेरी गुड, क्या होता है? हार्मोनिक कंजुगेट। ऐसे पॉइंट जो सेम रेशियो में डिवाइड करे बट एक इंटरनली डिवाइड कर एक एक्सटर्नल डिवाइड कर, तो उसको क्या बोलते हैं? एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, तो एक ये पार्ट था। फिर आई थी टेंजेंट्स की बातें। तो जब टेंजेंट की बात आई थी, अगर सर्कल में टेंजेंट की बात करें तो एक ही कंसेप्ट पे काम होता है, P = R, मतलब सेंटर से लेके उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आना चाहिए, सही है ना? फिर किसी भी चारों पार्ट में, फिर वो सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, फिर यहाँ के बाद फिर सब काफी सारी चीजें सेम होना चालू होता है। सबसे पहले जब हम पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, x1, y1 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन, x1, y1 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर की जगह पर x1, y स्क्वायर की जगह पर y1, x की जगह पर 1/2, y की जगह पर y1/2। और अगर xy का टर्म आए, जैसे सर्कल में xy नहीं आता बट पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में आएगा, xy की जगह पर xy1 + y1 डिवाइड बाय 2, इसको रिप्लेस करूंगा, डायरेक्टली मुझे टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगा। बट हाँ, सिंपल सी कंडीशन, जो पॉइंट कर्व पे होना चाहिए, ये पॉइंट का होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। सर्कल है तो सर्कल, पैराबोला है तो पैराबोला, जो भी कर्व की बात है उस पे होना चाहिए। तो डायरेक्टली इसको रिप्लेस करो, आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन का। पर अगर मान लो कि वो पॉइंट अगर
कभी सर्कल, अच्छा पॉइंट सर्कल के बाहर है अंदर है, सर्कल के ऊपर है, कैसे पता चलता है? लेस देन 0 है तो, ग्रेटर देन 0 है तो, इक्वल टू 0 है तो उसके ऊपर, राइट। अब अगर आपको कभी अगर ऐसा दिया जाए कि पॉइंट दिया है, सर्कल के इक्वेशन भी दिया है, आपने पता किया कि पॉइंट जब चेक किया आपने तो पता चल कि पॉइंट सर्कल पे ही नहीं, पॉइंट तो बाहर है। अब पॉइंट अंदर होगा तो टेंजेंट पूछेंगे नहीं, क्योंकि टेंजेंट बनेगा ही नहीं, या तो ऊपर होगा या तो बाहर होगा। ऊपर हुआ तो बहुत अच्छा है, इसमें से पुट कर लूंगा। पर अगर पॉइंट बाहर हुआ तो आप अभी ये यूज नहीं कर पाओगे, तो मुझे बताओगे कैसे टेंजेंट फाइंड करोगे? आपके पास बी का कोऑर्डिनेट है, आपके पास सर्कल, वो तो पेयर ऑफ टेंजेंट होता है। मेरे को टेंजेंट के इक्वेशन चाहिए, पॉइंट भी पता है और क्या करेंगे? पूछा ये टेंजेंट के इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन भी दिया है, x² + y² - 2x - 2y - 2 = 0 और p सपोज दिया हुआ है 3,4 मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस निकालना, तो उससे क्या होगा? इक्वेशन निकालना, इक्वेशन कैसे निकलेगा डिस्टेंस? कुछ नहीं, स्लोप लेंगे तो फिर तो पूछेंगे कि इसका पॉइंट भी दिया, स्लोप भी दिया, तो फिर सर्कल की भी क्या जरूरत है? ज्वाइन कर दिया, सेंटर 1,1, ठीक है, ज्वाइन किया इससे कैसे तो मिलेगा ही नहीं, इससे कैसे मिलेगा आपको? इससे मिलेगा। और याद करना भी नहीं, अगर मैथ्स जिस दिन याद करने लगे तो समझ लेना कि अपनी पूरा टाइम चालू हो चुका है, क्योंकि मैथ्स हम याद कर रहे हैं। मैथ्स थोड़ी याद होता है, मैथ्स प्रॉपर्टीज ठीक है याद करते बात अलग है, मैथ्स याद नहीं होता है, मैथ्स कंसेप्ट ही पढ़ा जाता है। भाई मुझे पता है कि पॉइंट दिया हुआ है तो मेरे पास क्या नहीं है, पर मुझे ये पता है कि टेंजेंट बनेगा तो P = R को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास स्लोप नहीं है, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेता हूँ, y - y1 = m × x - x1। तो मुझे पता है कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, mx - y + 4 - 3m, इसका आंसर ये है। और यहाँ से वैसे भी दो टेंजेंट बनते होंगे, आपको ये दोनों का इक्वेशन चाहिए होगा। यहाँ तक समझ आया? क्या मिसिंग है? m, तो उसके लिए मुझे पता है कि सेंटर से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस। इसका रेडियस कितना है, √(g² + h² - 1 + 1 - √4 4 का स्क्वायर √2। तो 1,1 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? पॉइंट को उठाऊंगा, डायरेक्टली इसमें डाल दूंगा, सही है। तो m - 1 + 4 - 3m डिवाइड बाय √m² + 1 और इक्वल टू रेडियस के बराबर होगा p = क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा तो मॉड भी हटेगा, रूट भी हटेगा, m का क्वाड्रेटिक बनेगा। और m का क्वाड्रेटिक बनना भी चाहिए था, क्यों बनना चाहिए था? दो स्लोप मिलना है और वहां से दो स्लोप मिलेगा, इसको पुट कर देना। अगर पॉइंट कर्व पे हुआ तो कुछ नहीं करना है, पर पॉइंट कर्व के बाहर हुआ और सर्कल की बात करिए तो इमीडिएटली क्या दिमाग में आना चाहिए? p = r। क्या याद आएगा? P = R। फिर इसका स्लोप फॉर्म, सर्कल का स्लोप फॉर्म, y = mx + -r². जो सेंटर 0 0 है, x² + y² = r², सेंटर 0 0 है, तो यहाँ से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन y = mx ± r × √, ये भी कैसे फाइंड किया होगा? y = mx + c, इसका टेंजेंट बनने के लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा? P = R, वहां से ये c की वैल्यू। पर ये सिर्फ तभी हो सकता है जब सेंटर अगर 0,0 की जगह पर h कोमा किया हुआ, तो 50 को और इन्हें y की जगह पर x की जगह पर। तो आपको इसको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इसको याद रखना। पर इसको याद रखो तो आपका एलिप्स भी हो रहा है, समझ लीजिए कि एलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस? सर्कल के अंदर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस सेम होता है, और एलिप्स में अच्छा। मैंने अगर इसको याद किया, ये सर्कल के लिए याद किया, सर्कल का
ये वाला पार्ट भी आर, ये वाला पार्ट भी आर। अब वही चीज एलिप्स में अलग अलग है, ये ए, ये बी। तो सिर्फ यहाँ पर क्या फर्क, ये आर को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सर्कल की बात नहीं, तो यही सेम एलिप्स और इतना ही फर्क होता है। तो फिर यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या बन जाता होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो सर्कल या तो एलिप्स हो ही रहा था। फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी कोमा माइनस प्लस आर स्क्वायर बाई सी। अब उल्टा भी हो सकता है। अब आपको y को एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, सर्कल दिया, पूछा कि कौन से पॉइंट पर टेंजेंट बना रहे हैं। तो अगर दोनों को सोल्व करूंगा तो मिल जाएगा, बट वो टाइम लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ये याद होगा तो डायरेक्टली यूज कर पाओगे। प्लस माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी कोमा माइनस प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ, x का कोऑर्डिनेट प्लस लोगे तो y का कोऑर्डिनेट, x का माइनस लोगे तो y का कोऑर्डिनेट। दो पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि सी के पैरेलल सेम स्लोप वाला ऊपर भी देखोगा, करेक्ट। सी y को एम एक्स प्लस सी का सी मिल जाएगा, एम वही इक्वेशन से मिल जाएगा, आर सर्कल का रेडियस। पर ये वापस सेंटर जब 0 का बन लो, सेंटर अगर एच कोमा के हुआ तो इसमें क्या है, ये आपका x माइनस एच का काम करता होगा। फिर तो यहाँ पर x माइनस एच है तो यहाँ पर एच हो जाएगा और यहाँ पर k हो जाएगा। और यही सेम चीज जब से एलिप्स में होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर दोनों आर स्क्वायर एलिप्स में हो, यहाँ का पॉइंट क्या होगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कोमा माइनस प्लस, और इसका सी है, यहाँ का सी है। ठीक है, तो जब भी सर्कल में टेंजेंट की बात आती है, स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है, आप ये वाला फॉर्म यूज करो, वो कोई भी तरीके से दे सकते हैं। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा कोमा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा कोमा सेंटर 0 सेंटर अगर एच और के हुआ तो यहाँ पर एच प्लस आर कोस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा। कोई पूछे कैसे, तो भाई एक्स माइनस एच के बराबर है, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एच दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस है। यहाँ से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू, इसको नहीं याद रखना आपको, क्योंकि ये क्या हो गया, ये x1 y1 का काम कर रहा है। वो तो रिप्लेसमेंट था, x स्क्वायर की जगह पर x1 और y स्क्वायर की जगह पर y1, वही छूट किया तो दोनों से एक बार कर चुका है। तो ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो बना भी लेंगे। फिर टेंजेंट्स को लेके तीन वो कंसेप्ट जो चारों में सेम होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, बाइसेक्टेड कोड। पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या है, एस क्या है, सर्कल बराबर एलिप्स हाइपरबोला कुछ भी। S1 क्या है, पॉइंट है, टेंजेंट बना उसको जब पर में पुट कर लेते हो जो कांस्टेंट है। T क्या है, टेंजेंट का पॉइंट, जिसमें ये सारे रिप्लेसमेंट करते हैं। इससे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आप लोगों को, दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट। टेंजेंट ढूंढे भी नहीं, मुझे टेंजेंट के प्रोडक्ट मिल रहे। फिर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, T इक्वल टू 0। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब यहाँ से आपने दो टेंजेंट बनाए हैं, एक दो कॉन्टेक्ट है ना, दोनों को ज्वाइन करोगे तो कोड बनेगा, उसका इक्वेशन T इक्वल टू 0। बाइसेक्टेड कोड इक्वल टू एट गिवन पॉइंट x1, y1। और अच्छी बात है कि चारों में ऐसे ही होता है, चारों में यही तीन फॉर्मूला चल जाएंगे। बाइसेक्टेड कोड हर एक में T इक्वल टू S1 से निकल जाएगा। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये रूट S1 मतलब वही T पॉइंट को उठा के, इसके कोऑर्डिनेट को उठा के कहाँ डालेंगे, सर्कल के इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट आएगा
उसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। डायरेक्टर सर्कल होता क्या डायरेक्टर सर्कल, उन सारे पॉइंट का लोकस कि जहाँ से बनाए गए टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हो, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो क्या बनता है डायरेक्टर सर्कल। सर्कल बनता है। पैराबोला में क्या बनता है, कौन सा होता है डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल कौन है, तो मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स को होने वाला हर पॉइंट से पैराबोला पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाना है। इसका इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। सेंटर 0,0, अगर सेंटर 0,0 नहीं होगा तो यहाँ पर भी x की जगह पर x माइनस और y की जगह पर y माइनस। फिर एंगल बिटवीन टू सर्कल, एंगल बिटवीन टू सर्कल क्या था फॉर्मूला, cos theta equal to mod of एंगल बिटवीन टू सर्कल cos theta equal to mod of r1 square plus r2 square minus c square upon twice of r1 r2। अच्छा कर्व सर्कल थोड़ी ना एंगल बनाते, एंगल कौन बनाए, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट। और वो कैसे निकालोगे, cos theta equal to mod of r1 square plus r2 square, d क्या है वापस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इसका एक सब पार्ट का ऑर्थोगोनल सर्कल 2g1 plus 1f2 equal to c1 plus c2, राइट। जब थीटा 90 हो जाएगा उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। जब 90 डिग्री बनेगा तो उसकी कंडीशन क्या, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, cos 90 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा। दूसरी को पुट किया तो क्या मिला था, twice of g1 g2 plus twice of f1 f2 equal to c1 plus c2। g1 g2 f1 f2 क्या हुआ, सर्कल की इक्वेशन होता है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी के बाद फिर पावर ऑफ पॉइंट्स, पावर ऑफ पॉइंट्स 4 पॉसिबिलिटी। मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए, मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से 1 टेंजेंट बनाया और 1 सेकंड बनाया। तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने एक ही पॉइंट से 2 सेकंड बनाए। एक्सटर्नल पॉइंट से 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 2 टेंजेंट बना सकता हूँ, 1 टेंजेंट 1 सेकंड बना सकता हूँ, 2 सेकंड बना सकता हूँ। 4th पॉसिबिलिटी पॉइंट अगर इनसाइड हुआ तो अब सेकंड तो टेंजेंट तो नहीं बनेंगे बट 4th तो बनेगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि भाई ये तो हम बहुत सालों से जानते हैं कि PA इक्वल टू PB होता है, तो यहाँ का सेगमेंट और यहाँ का सेगमेंट का लेंथ सेम होता है, तो अगर यहाँ सेम होता है तो फिर यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर इसको देखे तो इसमें 2 सेगमेंट है, PA और PB में। यहाँ पर PA इक्वल टू PB, यहाँ पर 2 सेगमेंट है PA और PB, तो मुझे दोनों का हेल्प लेना, दोनों को यूज करूंगा। अगर यहाँ पर 2 सेगमेंट यूज करोगे तो यहाँ पर भी 2 सेगमेंट यूज करना पड़ेगा, एक ही सेगमेंट PT, तो फिर उसी को वापस यूज कर लेता हूँ। तो PT तो PT तो PT का। मेरे भी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन कि एक सर्कल दे दिया था, ये एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया था, बोला गया कि उस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड का लेंथ दिया था, एक सेकंड एक सेगमेंट का लेंथ दे दिया था। मान लेते हैं कि ये दिया हुआ था, एक सर्कल याद नहीं है, जैसे ये दे दिया था, पॉइंट भी दे दिया था, फिर बोला गया था कि P पॉइंट से एक सेकंड से ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एक सेगमेंट का लेंथ 2 है, तो दूसरा सेगमेंट का लेंथ फाइंड करके रूट S1 से PT का मिल जाएगा। S1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 6 19, 19 माइनस 8 11, 11 माइनस 2 9, तो ये 9 का स्क्वायर, सॉरी PT का स्क्वायर ही 9 होगा क्योंकि रूट S1 है आपका, तो ये 9 हुआ, ये 2 हुआ, तो PB कितना हो गया 4.5, तो डायरेक्ट मिल जाएगा।
फिर वही चीज अगर इसमें यूज करोगे, इसमें 2 सेकंड है तो क्या होगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, और यहाँ पर भी वही होगा, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, करेक्ट। और फिर सबसे लास्ट में फैमिली ऑफ सर्कल, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होता है वैसे फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल के अलग अलग 4-5 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4-5 भी 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे 102 सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब तीसरा सर्कल पास होता हो, मतलब तीनों अगर एक ही सर्कल से एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो फिर ये सब एक ही घर में रहते हैं। अब एक ही घर में रहते तो कुछ तो रिलेशन होगा, जैसे प्लेन के बीच में भी था P1 प्लस K P2 इक्वल 0, वैसे यहाँ पर होगा S3 इक्वल टू S1 प्लस K इक्वल 0। जैसे प्लेन में लोग ये पता करेंगे कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ पैरेलल है, यहाँ से डिस्टेंस 1 यूनिट है, कुछ तो दे देते थे, इसमें भी दे देंगे, ये निकल जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा फैमिली ऑफ सर्कल कहाँ यूज कर सकते हैं, एक लाइन और एक सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। ये S1 है, ये L है और S2 ढूंढना है, तो S2 को क्या लिखूंगा, S1 प्लस KL इक्वल टू 0। तीसरा, सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है, उस सर्कल का टेंजेंट दे रखा है और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहे वो पॉइंट भी दिया हुआ है X1 और इस समय पता चल गया कि फैमिली ऑफ सर्कल्स को यूज करना होगा तो घर के 2 मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 सर्कल के बारे में था, इसमें एक सर्कल और एक लाइन के बारे में था, तो आपको एटलीस्ट सर्कल और लाइन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसमें आपके लाइन तो दिया होगा, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, ये पॉइंट भी एक सर्कल ही है, और इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल कौन होता है, जिसका सेंटर भी वही, जिसका मूवेबल पॉइंट भी वही, मतलब रेडियस। इसको कैसे लिखूंगा इस सर्कल को, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस KL इक्वल टू 0। फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी, एक सर्कल के ऊपर से 2 पॉइंट दे रखे हैं और K पता करने के लिए तो और एक इन्फॉर्मेशन तो दिया ही जाता है हर एक में, पर अगर ये 2 पॉइंट से अगर मुझे फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंसेप्ट यूज करना है, A और B दिया हुआ है, तो पहले AB दिया तो AB को ज्वाइन करके लाइन का इक्वेशन निकाल लूंगा और AB को डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट मान के सर्कल फ्रेम कर सकता हूँ। ये दिया हुआ था मुझे x1/1, ये दिया हुआ था x2/2, इस सर्कल के इक्वेशन ढूंढना है, तो फिर यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा मैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये क्या हुआ, सर्कल का डायमीटर प्लस KL इक्वल टू 0। L कहाँ से निकला होगा, और दोनों पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकाल लिया होगा ना, तो 2 पॉइंट भी अगर दिया जाए तो भी हम फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज कर सकते हैं। फिर अगर कोई ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड के इक्वेशन दिए हुए और आपको बोलते हैं कि तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन निकाल के दो, तो मेथड तो अच्छा, फैमिली ऑफ सर्कल एक ऐसा कंसेप्ट है कि भाई मुझे ना भी आता हो तो भी मेरे क्वेश्चन तो बनते हैं, बट लेंथी बनते हैं, ये पता हो तो काम जल्दी हो जाता है। जैसे अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाए L1 L2 L3 दे रखा और आपको बोलते हैं तीनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला सर्कल के इक्वेशन ढूंढ के तो कौन सी बड़ी बात है। टाइम अगर मेरे पास बहुत है तो मैं L1 L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूंगा, मैं L2 L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूंगा, मैं L1 L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूंगा। ये तीनों पॉइंट सर्कल में लाई करते हैं। सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2m5 प्लस c इक्वल टू 0, उसको ये तीनों सेटिस्फाई करेगा। कितने इक्वेशन आएंगे, कितना नॉन है, 3 gf और c, 3 इक्वेशन 3 नॉन सोल्व करूंगा तो gf सर्कल की इक्वेशन भी मिल गया, बट वो कितना लेंगे, पहले 3 पॉइंट निकालूंगा, फिर पुट करके 3 इक्वेशन बनाओ, फिर उनको सोल्व करो, फिर gf निकालो। पर अगर वही चीज अगर यहाँ पर है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सर्कल का इक्वेशन L1 L2, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, वहां से मुझे क्वाड्रेटिक में पहुंचना है, तो तभी हो सकता है जब दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, L1 L2 प्लस k टाइम L2 L3 प्लस लैम्डा टाइम L1 L3। 2 कांस्टेंट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि 3 टर्म, 2 टर्म होते हैं, 1 कांस्टेंट से काम हो जाता है, ये 3 टर्म, तो इसको पेड़ लिया तो इसको भी लेना पड़ेगा, इसको ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा किसी एक को ले लो।
राइट। तो फिर अब इसमें टी और लेमडा ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर जब आप दो लाइन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन में क्या क्या टर्म आएंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स वाई एंड कांस्टेंट। तो पहला तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 होना पड़ेगा क्योंकि सर्कल में एक्स वाई होता ही नहीं है, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वहां से और एक रिलेशन निकल जाएगा। तो दो रिलेशन, दो अननोन सोल्व करूंगा तो टी और लेमडा मिल जाएगा। तो मुझे कोई पॉइंट कुछ नहीं निकला है, ठीक है। और यही चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी हो सकता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल ढूंढना है। कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ढूंढना है। अरे सर्कल के जितने भी पॉइंट होते हैं उनको कौन से पॉइंट बोलते हैं? जैसे एक लाइन पे जो पॉइंट होता है उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। सर्कल पे जो सारे पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉनसाइक्लिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो कभी 4 पॉइंट आपको ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना आजकल की स्टेटमेंट, जैसे ट्रू या फॉल्स से पता करना है तो आपको 4 पॉइंट देख के बोलेंगे कि कौन साइक्लिक, आपको पता करना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो कैसे पता करूंगा? 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है कि नहीं पता करना है। तो सर्कल की इक्वेशन के कितने पॉइंट चाहिए? 3, 2 पॉइंट नहीं है, 3 अननोन है तो 3 पॉइंट तो चाहिए, पर दिए कितने? 4। तो मैं कोई भी 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकाल लूंगा, चौथा पॉइंट पुट करके चेक कर लूंगा सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो कौन साइक्लिक है, नहीं करता है तो नहीं है। तो कौन साइक्लिक वर्ड ध्यान में रखिएगा, सर्कल के ऊपर के सारे पॉइंट्स। यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो, आपको दिया क्या होगा? L1 L2 L3 L4 दिया होगा, तो आप दो को सोल्व करके 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, चौथे की जरूरत भी नहीं है, राइट। बट वही वापस टाइम लेगा। तो इसका भी मेरे सर्कल को कंसीडर करते हो, ऑपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करना है L1 L3 प्लस k टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0, डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन आ गया। और k ढूंढने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यूज कर लो, या तो xy का कोएफिशिएंट को 0 कर लो या तो x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लो, ठीक है। फिर 8 को फैमिली ऑफ सर्कल तो नहीं बोल सकता, बट हाँ उसी का पार्ट बना सकता हूँ कि B पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट बनाए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब मुझे एक ऐसा सर्कल है जो PAB से पास हो रहा है, P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से PAB से पास होने वाला सर्कल हमेशा ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से ही पास होता है, ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। तो फिर अगर सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से ये तो 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि टेंजेंट है। तो फिर ये PC क्या हो जाता है? डायमीटर, क्योंकि डायमीटर अकेला ऐसा होता है, कोड होता है जो 90 डिग्री बना सकता है। तो फिर कौन सा फॉर्म यूज कर लूंगा? सेंटर माइनस G कोमा माइनस P x1 कोमा y1, और डायमेट्रिक फॉर्म अगर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा सर्कल की इक्वेशन? x माइनस x1 इंटू x प्लस g प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस x इक्वल टू, इतना सर्कल आता है। इतना अगर आप लोगों को आता है तो सर्कल के सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर मेंस को एडवांस। बस वो एक ही यूज करने के लिए वो कौन सा कंसेप्ट यूज करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस से फिर वो समझ आ जाता है। तो टाइम नहीं रहा तो हाइपरबोला पढ़ना तो सोचो, बट वही कि कॉमन चीजें पढ़ लो। हाइपरबोला में देखो कैसे होता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स और ये सब तो हर एक में सेम होता है। कोड ऑफ जो टेंजेंट्स का जो स्लोप फॉर्म होता है सब में अलग अलग होता है, याद करना पड़ता है। यहाँ का एलिप्स पर सर्कल का ऑलमोस्ट सेम है, पैराबोला का y इक्वल टू mx प्लस a/m, राइट, या फिर y इक्वल टू xt प्लस f/d प्लस at अगर पैरामेट्रिक पॉइंट में देखोगे तो, राइट। हाइपरबोला में जो मुझे लगता है जो बाकी सब में नहीं होता है और जो हाइपरबोला में ही होता है उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वो होता है दो चीजें, एक एसिम्प्टोट्स और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक एसिम्प्टोट्स और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला के बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। ये वाला कंसेप्ट आता है ना, पढ़ोगे तो पता चलेगा, पढ़ाई होगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्ट दे चुके हो, राइट। अगर आपको बोले कोई के आपको बोले कि xy माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन है, इसका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन फाइंड करके देना है। इसका
पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन फाइंड करके देना है। बस पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन फाइंड करके देना है। तो कैसे करोगे? तो फिर यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज आएगा। अच्छा पहले तो ये हाइपरबोला का कौन सा फॉर्म है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शिफ्टेड फॉर्म है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर ना, उसमें शिफ्ट किया हुआ फॉर्म है। एक्स की जगह पर एक्स माइनस एच और वाई की जगह पर वाई माइनस के रखोगे तभी ऐसा फॉर्म आता होगा। अब ये रेक्टेंगुलर पैराबोला हाइपरबोला का शिफ्टेड फॉर्म है जिसके पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो क्या कंसेप्ट होता है? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला के बीच में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो फिर मुझे पता है कि जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स होगा, जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स होगा उसका इक्वेशन xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है। बस क्या ढूंढना पड़ेगा? k। और k ढूंढने के लिए अगर पेयर ऑफ लाइंस एसिम्पटोट्स मतलब क्या हो गया? लाइन हो गया। अगर इसको पेयर ऑफ लाइंस बनना है तो इस डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ता होगा। याद है? वैल्यू सारी पुट कर लूंगा तो k निकल आएगा। किसके साथ इक्वेट करोगे इसको? इस सारी वैल्यू ढूंढने के लिए सर्कल का मतलब पेयर ऑफ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर। ये सारी वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी। तो किसके साथ इक्वेट करेंगे? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेट करके सारी वैल्यू भी देखिए पुट कर लूंगा, क्या निकल आएगा। ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स वाला कंसेप्ट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो बाकी सब में नहीं होता, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में सर रोटेटेड वाली क्वेश्चन आते हैं, लाइन को 45 डिग्री रोटेट, तो उसमें तो टेबल है ना छोटा, वो याद करना। तो उसमें बस ध्यान देना है कि पॉइंट जब साथ में रोटेट होता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और वो अगर चेंज नहीं होता है, पॉइंट वही है तो फिर अलग होता है। मतलब टेबल वही है पर उसको यूज करने का तरीका बदल जाता है। तो मैंने बताया तो एक बार वापस रिवाइज करो। सर्कल में रेडिकल एक्सिस नहीं भी करते जाओगे तो चलेगा। अच्छा इसमें एक चीज बताना भूल गया, जब रेडिकल एक्सिस बोला तो याद आ रहा है कॉमन कोड S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। वो कॉमन कोड का नॉर्मली कॉमन कोड का इक्वेशन नहीं पूछेंगे, आपको कॉमन कोड का लेंथ पूछेंगे। तो कॉमन कोड का लेंथ भी पूछेंगे। कॉमन कोड कब बनेगा? जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो। इंटरसेक्ट किया, ये कॉमन कोड बना, ये S1 है ये S2 है, तो इसका इक्वेशन S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा करते हैं? जिससे कोऑर्डिनेट हट के लीनियर बन जाए, और जब दोनों को यूज कर रहा हूं तो फिर डेफिनेटली कॉमन कोड ही होगा। फिर क्या करेंगे? एक किसी एक सर्कल का सेंटर निकाल लूंगा, मतलब दिया ही होगा सर्कल तो सेंटर निकल जाएगा, उसी का रेडियस निकाल लूंगा। और फिर जब मेरे पास S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 की इक्वेशन आ गया, सेंटर से लेके इस पे जब लाइन बना होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। पॉइंट पता है, लाइन पता है, डिस्टेंस निकल आएगा। ये पता है तो पाइथागोरस ये निकाल लो और उसका डबल कर लो, इससे आप लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकाल लो। रेडिकल एक्सिस नहीं भी करोगे तो चलेगा अभी के लिए। अब उसके बाद के टेस्ट में आप लोग का वेक्टर और 3D है। फिर आप रिवाइज की ये टेस्ट मंडे तक तो कोई नहीं, मंडे तक तो उसी को रिवाइज करो, फिर इसे रिवाइज करना, सोल्व करना। अब क्या रहेगी आप लोगों को जो मुझे पढ़ाना है? अच्छा मैं एक बार आप लोग को रिलेशन एक बार करवा दूंगा। हाँ मतलब रिवीजन तो कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर मैं देख लेता हूँ रिवीजन ही करवाना है तो कौन से टॉपिक आप लोगों को आ रहा है, आप कैसे उसके हिसाब से चलते हैं।